नमस्कार। आज हम एक काफी विस्तृत लेख देख रहे हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। हाँ, ये इसकी शुरुआत, इसके जो सिद्धांत हैं, फिर कैसे ये भारत और एशिया में फैला और आज इसकी क्या जगह है, सब कुछ कवर करता है एक तरह से। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इसकी जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझें, कैसे शुरू हुआ, क्या सिखाता है और हमारी संस्कृति और डिप्लोमेसी पर क्या असर रहा है। चलें शुरू करें। हाँ, जरूर। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कोई चीज जो लगभग 2600 साल पहले यहाँ भारत में शुरू हुई, वो दुनिया के इतने बड़े हिस्से को कैसे प्रभावित कर गई। तो लेख बताता है कि शुरुआत सिद्धार्थ गौतम से हुई, जिन्हें बाद में हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। हाँ, सिद्धार्थ गौतम। जन्म हुआ लुम्बिनी में, एक राजसी परिवार में, करीब 563 ईसा पूर्व। जी। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में सच की खोज में उन्होंने सब छोड़ दिया और बोध गया में वो जो पीपल का पेड़ है, बोधि वृक्ष। हाँ, बोधि वृक्ष, उसके नीचे उन्हें बोधि मिला, मतलब ज्ञान। बिल्कुल। और फिर उनका पहला उपदेश वो सारनाथ में हुआ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। हाँ, धर्म के पहिए को चलाना। और उनकी शिक्षाओं का जो कोर है वो है 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण। हाँ, दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है और निवारण का एक रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अच्छा। और इसमें खास बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि निर्वाण कोई मतलब मरने के बाद की कोई जन्नत जैसी जगह नहीं है। वो इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली एक मानसिक अवस्था है, शांति, मुक्ति। और एक बात जो मुझे इसमें बहुत अहम लगी, वो मध्यम मार्ग वाली बात। हाँ, बिल्कुल। मतलब न तो बहुत ज्यादा भोग विलास और न ही एकदम कठोर तपस्या, बीच का रास्ता। संतुलन। हाँ, संतुलन। ये आज भी कितना जरूरी लगता है ना। हाँ। और उन्होंने वो पंचशील भी दिए। जी, पंचशील। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ न बोलना और नशे से बचना। ये बेसिक गाइडलाइंस थी अनुयायियों के लिए। सही। और ये सारी शिक्षाएं शुरू में तो बस बोली जाती थी, लिखी नहीं गई। हाँ, पहले मौखिक ही थी, बाद में इनको कंपाइल किया गया त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक, 3 पिटारे। हाँ, विनय, सुत्त और अभिधर्म पिटक, ये पाली भाषा में लिखे गए। और लेख इस बात पर जोर देता है कि जो बौद्ध संगीति हुई, मतलब काउंसिल्स, हाँ, मीटिंग्स, उन्होंने इन शिक्षाओं को संरक्षित करने और स्पष्ट करने में बहुत मदद की, खासकर पहली और चौथी। चौथी के बाद वो जो 2 मेन धाराएं बनी, महायान और हीनयान। हाँ, महायान और हीनयान। हीनयान की ही एक मुख्य धारा थेरवाद है, जो आज भी प्रचलित है। तो ये विभाजन यहीं से और स्पष्ट हुआ। अच्छा, तो ये तो हुई शिक्षाओं की बात, उनके संकलन की बात। पर ये भारत में और फिर दुनिया में फैली कैसे? इसमें सम्राट अशोक का जिक्र आता है। बिल्कुल आता है, और बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है। लेख कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदल गया। हाँ, वो हिंसा देखकर। हाँ, तो उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई, मतलब शस्त्रों से नहीं, धर्म से जीतेंगे। और उन्होंने फिर मिशनरीज भेजे, दूत भेजे। हाँ, दूत भेजे श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, बर्मा, यहाँ तक कि मिस्र तक। और इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकलकर एक वर्ल्ड रिलीजन बना। और भारत की अपनी संस्कृति पर क्या असर रहा है इसका? बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे अहिंसा का सिद्धांत, वो एक तरह से हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का हिस्सा बन गया। सही बात है। फिर कला और वास्तुकला को देखिए, सांची, भरूच के स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं कमाल की हैं। हाँ, अद्भुत हैं। और शिक्षा के केंद्र बने, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने। और भाषा, पाली, प्राकृत, हाँ, इन लोक भाषाओं को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि बुद्ध ने इन्हीं में उपदेश दिए थे। लेख इसे भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानता है। सॉफ्ट पावर मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने कल्चर, अपने विचारों से दूसरे देशों को प्रभावित करना। अच्छा। तो बौद्ध धर्म के जो शांति, करुणा, सह अस्तित्व के संदेश हैं, वो खासकर एशियाई देशों के साथ रिश्ते बनाने में मदद करते हैं, जहां बहुत बुद्ध आबादी है। एक तरह का कल्चरल ब्रिज। हाँ, बिल्कुल, सांस्कृतिक सेतु कह सकते हैं। और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है ना? लेख में कुछ पहलों का जिक्र है। जी हाँ, कई पहलों का जिक्र है। जैसे वो बौद्ध सर्किट बना रहे हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत। हाँ, ताकि जो तीर्थयात्री हैं या टूरिस्ट हैं, वो बुद्ध से जुड़ी जगहों पर आसानी से जा सकें। फिर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भी होते रहते हैं। और बोध गया, अजंता एलोरा जैसी जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। वो भी इसके ग्लोबल महत्व को दिखाता है। तो
कुल मिलाके ये साफ है कि बौद्ध धर्म सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी एक जीवित दर्शन है, एक सांस्कृतिक शक्ति है, और आजकल की दुनिया में जहां इतने तनाव हैं, वहां शांति और समझ के लिए एक पुल का काम कर सकता है। बिल्कुल, और ये लेख हमें सोचने पर भी मजबूर करता है अंत में। जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं का इस्तेमाल किया अपने समय की चुनौतियों से निपटने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो क्या आज के जो ग्लोबल लीडर्स हैं या हम सब हैं समाज में, क्या हम इन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आज के जो झगड़े हैं, जो विभाजन है, उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।